हम्म सोचिए कि किसी देश में ना 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने का एक बहुत बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट चल रहा हो। हाँ, ये तो मतलब पूरे पावर ग्रिड का ही नक्शा बदल देगा। बिल्कुल। लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक ऐसे छोटे लगभग अदृश्य पुर्जे पर निर्भर करता है जिसे अगले 15 सालों तक बिना रुके काम करना है। और अगर वो एक पुर्जा फेल होता है ना, तो वो पूरा स्मार्ट मीटर कबाड़ बन जाता है। सही कहा। अक्सर जब हम भविष्य की तकनीक की बात करते हैं तो सारा ध्यान चमकदार इलेक्ट्रिक गाड़ियों या बड़े सॉफ्टवेयर पर जाता है। हाँ, उन सब के पीछे जो असली हार्डवेयर काम कर रहा है उस पे बहुत कम लोगों की नजर जाती है। और आज की हमारी इस इन डेप्थ चर्चा का विषय यही है। हमने कुछ हालिया स्रोत जुटाए हैं, जैसे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, कुछ विस्तृत अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट और एक FY26 स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, जिससे हम परमानेंट मैग्नेट्स लिमिटेड यानी PML के व्यवसाय को गहराई से समझने वाले हैं। बिल्कुल। हमारा बेशक ये समझना है कि कैसे एक पारंपरिक चुंबक निर्माता अब एरोस्पेस और ऊर्जा जैसे उच्च विकास वाले सेक्टर्स में घुस रहा है। और लंबी अवधि के निवेश के लिए इसका क्या मतलब है? हाँ, तो जब मैंने उनका ये नया डैशबोर्ड देखा ना, तो एक चीज ने तुरंत ध्यान खींचा। उन्हें 100 में से 80 का स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्कोर मिला है। 100 में से 80 का स्कोर तो मतलब काफी शानदार है। ये दिखाता है कि कंपनी की दिशा एकदम साफ है। उनके राजस्व वृद्धि के 3 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। अच्छा, वो कौन से हैं? अलॉयज, रिलेज और क्वांटम मैग्नेटिक्स। लेकिन अगर एक विश्लेषक के नजरिए से देखें तो सिर्फ योजनाएं बना लेना काफी नहीं होता। हाँ, लागू करना भी तो जरूरी है। बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्ट और डैशबोर्ड में जो सबसे बड़ी चुनौती उभर कर आती है वो है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क या लागू करने का जोखिम। तो मतलब आप कह रहे हैं कि योजना और वास्तविकता के बीच हमेशा एक फासला होता है। एकदम सही। जब कोई कंपनी खुद को एरोस्पेस और ऑयल एंड गैस जैसे नए सेक्टर्स के लिए बदल रही हो तो असली परीक्षा यही होती है कि मैनेजमेंट योजनाओं को जमीन पर कैसे उतारता है। समझ गई। तो चलिए सबसे पहले उन वित्तीय आंकड़ों पर बात करते हैं जिनके आधार पर ये 80 का स्कोर मिला है। हाँ, ये आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। मैंने देखा कि FY26 की चौथी तिमाही में मतलब Q4 में उनके स्टैंड अलोन रेवेन्यू में 47% का उछाल आया है, जो लगभग 66.54 करोड़ रुपए हैं। और अगर पूरे साल की बात करें तो रेवेन्यू 13% बढ़ा है। हाँ, लेकिन यहाँ एक आंकड़ा ऐसा है जो मुझे थोड़ा हैरान कर रहा था। अगर रेवेन्यू सिर्फ 13% बढ़ा है तो उनका एबिटा 43% कैसे बढ़ गया? यही तो मजेदार बात है। उनका एबिटा मार्जिन पिछले साल के 14% से बढ़कर 17% हो गया है। मतलब ये 366 बेसिस पॉइंट्स का विस्तार है। पर मैं ये सोच रही थी कि ऐसा कैसे हुआ? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी बस में सिर्फ 13% ज्यादा सवारियां बैठी हैं, लेकिन बस का मुनाफा 43% बढ़ गया। तो क्या उन्होंने अचानक से टिकट की कीमत बढ़ा दी? नहीं, ये कीमत का खेल नहीं है। फाइनेंस की दुनिया में ना इसे ऑपरेटिंग लेवरेज और प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव कहते हैं। अच्छा, तो मतलब उत्पाद बदल दिए। हाँ, ये कोई संयोग नहीं है। मैनेजमेंट ने जानबूझकर अपना फोकस साधारण उत्पादों से हटाकर हाई मार्जिन वाले जटिल उत्पादों की ओर किया है। तो जब फैक्ट्री का किराया या मशीनों की लागत जैसे फिक्स्ड कॉस्ट एक बड़े रेवेन्यू पर बढ़ जाते हैं, बिल्कुल, तो हर अगली बिक्री सीधे मुनाफे में जुड़ती है। इसी वजह से डैशबोर्ड में रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन दोनों को एक्सीलेंट रेटिंग दी गई है। समझी। तो ढांचा वही है, लेकिन उत्पाद अब ज्यादा कीमत पर बिक रहे हैं। मैंने पढ़ा कि मैनेजमेंट ने इस सफलता का बड़ा श्रेय अपने अलॉयज डिवीजन को दिया है। हाँ, अलॉयज डिवीजन उनके विकास का एकदम तात्कालिक इंजन बन गया है। उन्होंने जनवरी में एक नई भट्टी स्थापित की थी ना, जो चौथी तिमाही तक पूरी तरह से कमर्शियलाइज हो गई। सही कहा। और अभी इसका यूटिलाइजेशन रेट लगभग 80 से 90% के बीच है। और उनका लक्ष्य है कि FY27 में अलॉयज के रेवेन्यू को 3 से 4 गुना तक बढ़ाया जाए। पर मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है। किस बात का? मतलब एक नई भट्टी लगाने से क्षमता तो बढ़ जाएगी, लेकिन क्या सिर्फ उत्पादन बढ़ाने से बिक्री मिल जाती है? क्या बाजार में सच में इतने महंगे अलॉयज की मांग है? आपका संदेह बिल्कुल जायज है। कोई मशीन अपने आप बिक्री नहीं लाती, लेकिन हमें यह देखना होगा कि कंपनी किस बाजार में जा रही है। एरोस्पेस और ऑयल एंड गैस में? हाँ, वे साधारण लोहा नहीं बना रहे हैं। एरोस्पेस और ऑयल जैसे सेक्टर्स में घुसना बहुत मुश्किल होता है। हवाई जहाज के इंजन में या समुद्र के नीचे तेल निकालने वाली मशीनों में चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। हाँ, वहां तो सुरक्षा सबसे अहम है। बिल्कुल। इन पुर्जों को बहुत ज्यादा दबाव झेलना होता है
और यहीं पर कंपनी की तकनीकी निपुणता उनका कॉम्पिटिटिव मोट बन जाती है। कॉम्पिटिटिव मोट मतलब एक तरह की रक्षात्मक खाई जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। एकदम सही। उदाहरण के लिए वे वैक्यूम इंडक्शन मेल्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। वैक्यूम इंडक्शन मेल्टिंग, नाम से तो ऐसा लगता है कि धातुओं को बिना हवा के पिघलाया जा रहा है। बिल्कुल। सामान्य हवा में पिघलाने से ना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन धातु में अशुद्धियां पैदा करते हैं, जिससे धातु कमजोर हो जाती है। हाँ, लेकिन वैक्यूम में प्रक्रिया करने से एक अत्यंत शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाला एलॉय तैयार होता है। अरे वाह। पर जब कोई एरोस्पेस कंपनी ये पुर्जे खरीदती है तो उन्हें सिर्फ धातु तो नहीं चाहिए होगी, उन्हें कुछ डेटा भी तो चाहिए होता होगा ना प्रमाणित करने के लिए। बिल्कुल। और यहीं पर उनका कोएजी में टेस्टिंग उपकरण एक गेम चेंजर साबित होता है। हाँ, स्रोत सामग्री में स्क्वेजी मैट का कई बार जिक्र आया है। ये आखिर करता क्या है? ये एक बेहद उन्नत मशीन है जो धातु की कोर्सिविटी मापती है। कोर्सिविटी मतलब किसी चुंबक की वो क्षमता जिससे वो अपना चुंबकीय गुण खोने से बचता है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कोई हवाई जहाज 30,000 फीट की ऊंचाई पर है, हाँ, और उसके इंजन में एक छोटा सा चुंबक लगा है, वहां तापमान बहुत ज्यादा है। अगर वो चुंबक अपनी ताकत खो दे तो इंजन का सेंसर काम करना बंद कर देगा, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। क्वार्जीमेट मशीन बहुत सटीक तरीके से मापती है कि धातु उन चरम स्थितियों में कैसा व्यवहार करेगी। तो मैनेजमेंट सिर्फ धातु नहीं बल्कि एक तरह से भरोसा बेच रहा है। सही कहा। और कोई नया प्रतियोगी रातों रात बाजार में आकर इस तरह का भरोसा नहीं बना सकता। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन अगर हम उनके दूसरे ग्रोथ पिलर की बात करें, यानी रिलेज और स्मार्ट मीटर्स, तो कहानी थोड़ी अलग लगती है। हाँ, वहां मास मार्केट का खेल है। 8 मिलियन ही लगे हैं। मतलब 185 मिलियन का बाजार अभी भी बाकी है। बिल्कुल। और इस बाजार में लैचिंग रिलेज की बहुत बड़ी भूमिका है। ये लैचिंग रिलेज क्या होते हैं? स्मार्ट मीटर को ना सिर्फ बिजली मापनी नहीं होती, बल्कि कमांड मिलने पर बिजली चालू या बंद भी करनी होती है। अच्छा। एक साधारण रिले को चालू रखने के लिए लगातार बिजली चाहिए होती है, लेकिन लैचिंग रिले एक बार पल्स मिलने पर अपनी जगह पर लॉक या लैच हो जाता है। तो इससे बिजली की बचत होती होगी। हाँ, और स्मार्ट मीटर को बिना मेंटेनेंस के 10-15 साल चलना होता है, इसलिए ये पुर्जे बहुत जरूरी हैं। लेकिन डैशबोर्ड की रिपोर्ट में ना इस रिलेज प्रोजेक्ट को एक लाल झंडी दिखाई गई है। इसके कमर्शियलाइजेशन को वीक रेटिंग मिली है। हाँ, अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने खुद माना है कि प्रोजेक्ट की समय सीमा पीछे छूट गई है। मैंने पढ़ा कि अब उत्पादन H2 FY27 से शुरू होने की उम्मीद है। वो अभी भी टेस्टिंग और अप्रूवल में ही उलझे हैं। बिल्कुल। अब वे एक साथ बड़ा उत्पादन करने के बजाय पहले 5 मिलियन की क्षमता लगा रहे हैं और फिर ऑर्डर्स के हिसाब से उसे 10 मिलियन तक ले जाएंगे। FY27 के लिए पीक रेवेन्यू का अनुमान 25 से 50 करोड़ रुपए है। पर मेरा सवाल ये है कि इतना बड़ा बाजार सामने है और देरी हो रही है, क्या ये एक बड़ा अवसर चूकने जैसा नहीं है? देरी होना चिंता की बात तो है, और वीक रेटिंग इसी को दर्शाती है। लेकिन इस देरी के पीछे का कारण समझना होगा। क्या कारण है? स्मार्ट मीटर कंपनियों को ना सरकारी टेंडर मिलते हैं। वे किसी नए प्रोजेक्ट को ऐसे ही मंजूरी नहीं देते, उसे कई महीनों तक अलग अलग तापमान पर टेस्ट किया जाता है। अच्छा, तो मतलब वो पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहते हैं। हाँ, और अच्छी बात यह है कि मैनेजमेंट ने इस एग्जीक्यूशन रिस्क को छिपाया नहीं है। वे पारदर्शी हैं। यहीं पर उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अनुभव काम आता है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि बोर्ड के पास 29 से 53 वर्षों का फाइनेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अनुभव है। ये अनुभव एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। 53 साल का अनुभव सिखाता है कि अगर बाजार में कोई खराब उत्पाद उतार दिया तो पूरी कंपनी की साख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। इसलिए वे जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि उत्पाद में शून्य त्रुटि हो। मतलब ये एक सोची समझी जोखिम प्रबंधन रणनीति है। हाँ, 10 मिलियन क्षमता एक साथ शुरू करने के बजाय पहले बाजार का परीक्षण करना समझदारी है। तो अगर हम वर्तमान से आगे बढ़कर भविष्य की ओर देखें तो उनका तीसरा स्तंभ है क्वांटम मैग्नेटिक्स। ये उनका सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। स्रोत सामग्री के अनुसार उनका लक्ष्य FY31 तक 5000 टन इंटीग्रेटेड NDFEB क्षमता हासिल करना है, जिसका दूसरा चरण Q3 FY27 में शुरू होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। लेकिन ये NDFEB है क्या? सुनने में किसी केमिकल फॉर्मूला जैसा लगता है। ये नियोडिमियम आयरन बोरॉन है। सरल भाषा में कहूं तो ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्थायी चुंबक है। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल EV में होता है? हाँ,
ईवी की मोटर को बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र चाहिए होता है। साधारण चुंबक से मोटर का आकार और वजन बढ़ जाएगा, जिससे बैटरी जल्दी खत्म होगी। बिल्कुल। ND-FEB चुंबक छोटे आकार में बहुत ज्यादा शक्ति देते हैं, लेकिन इसमें एक वैश्विक पीच है। कैसा पीच? नियोडिमियम एक रेयर अर्थ तत्व है। अरे हाँ, रेयर और तत्वों की सप्लाई चेन तो बहुत मुश्किल है। कुछ ही देशों का इस पर एकाधिकार है। बिल्कुल, कोई भी भू राजनीतिक तनाव इनकी सप्लाई रोक सकता है। तो क्या इतने बड़े स्तर पर इसमें उतरना एक सप्लाई रिस्क नहीं है? ये बहुत गहरा सवाल है। आमतौर पर इन चुंबकों की ताकत बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में डिस्प्रोजियम जैसे महंगे रेयर अर्थ तत्व मिलाने पड़ते हैं। तो फिर वो इस रिस्क से कैसे निपट रहे हैं? यहीं पर उनकी नई तकनीक आती है, जिसे ग्रेन बाउंड्री डिफ्यूजन कहते हैं। ये ग्रेन बाउंड्री डिफ्यूजन आखिर काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको किसी डिश में एक बहुत महंगा मसाला मिलाना है। अगर आप उसे पूरी डिश में मिलाएंगे तो मसाला बहुत ज्यादा लगेगा। हाँ। लेकिन क्या हो अगर आप उस डिश के टुकड़ों को सिर्फ बाहर से उस मसाले में मैरिनेट कर दें? अच्छा, तो स्वाद पूरा मिलेगा पर मसाला कम लगेगा। एकदम सही। धातुओं की संरचना छोटे कणों या ग्रेन से बनी होती है। इस तकनीक में उस महंगे तत्वों को पूरे चुंबक में मिलाने के बजाय सिर्फ उन कणों की सीमाओं पर गहराई तक डाला जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार तरीका है। इससे तो बहुत फायदा होता होगा। हाँ, इसके दो बड़े फायदे हैं। एक तो महंगे रेयर अर्थ तत्वों का इस्तेमाल घट जाता है, जिससे लागत कम होती है। और दूसरा ये कि ये कंपनी को सप्लाई शॉक से बचाता है। अगर बाजार में कच्चे माल की कमी हो जाए तो वे कम माल में भी उत्पादन जारी रख सकते हैं। ये तो उन्हें प्रतियोगियों से बहुत आगे कर देगा। बिल्कुल। हालांकि डैशबोर्ड में बताया गया है कि ये तकनीक अभी शुरुआती चरण में है। हाँ, तो 5000 टन का लक्ष्य हासिल करने में जोखिम तो रहेगा ही। बिल्कुल, इसमें भारी एग्जीक्यूशन रिस्क शामिल है। ये साफ दिखाता है कि कंपनी तकनीकी नवाचार से वैश्विक चुनौतियों को हल कर रही है। लेकिन जब हम इतने बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो सब कुछ बैलेंस शीट पर आ जाता है। हाँ, और वित्तीय संकेतों को देखना बहुत जरूरी है। स्रोत सामग्री को देखें तो कुछ लाल झंडियां भी हैं, जैसे उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल 132 दिनों का है। ये आंकड़ा थोड़ा ज्यादा तो है। और FY26 में उनकी ब्याज लागत 44% बढ़कर 3.12 करोड़ हो गई है, जिसका कारण एक सब्सिडियरी के कैपेक्स के लिए लिया गया $5 मिलियन का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है। हाँ, ECB लोन। और उनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी अभी 13% पर ही अटका हुआ है। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या 132 दिन तक पूंजी का फंसा रहना और बढ़ता कर्ज नए निवेशकों के लिए खतरे की घंटी नहीं है? इन आंकड़ों पर सवाल उठाना बिल्कुल लाजिमी है। 132 दिन का मतलब है कि कच्चा माल खरीदने से लेकर उत्पाद बेचने और पैसा वापस आने में इतना समय लग रहा है। हाँ, जो कि काफी लंबा समय है। लेकिन हमें समझना होगा कि जब कोई कंपनी विस्तार के दौर से गुजर रही होती है, जैसे नई भट्टी लगाना या विदेशी लोन लेना, बिल्कुल, या स्मार्ट मीटर्स के लिए महीनों तक टेस्टिंग करना, तो शुरुआत में बहुत पैसा मशीनरी और इन्वेंट्री में फंस जाता है। ये एक विस्तार का चरण है। तो मतलब ये वो समय है जब कंपनी भविष्य के लिए भारी निवेश कर रही है और इसका फल आना अभी बाकी है। एकदम सही। रातों रात कोई भी ईवी बाजार का सप्लायर नहीं बन जाता। मैनेजमेंट ने जो रणनीति बनाई है वो शॉर्ट टर्म चुनौतियों के बावजूद एक मजबूत पोजीशन तैयार कर रही है। तो जब ये प्रोजेक्ट्स पूरी क्षमता पर काम करेंगे तो वर्किंग कैपिटल साइकिल में भी सुधार आएगा। बिल्कुल, और इसीलिए डैशबोर्ड में इन रिस्क्स को लंबी अवधि के विजन के साथ संतुलित करके 100 में से 80 का स्कोर दिया गया है, जो एक सस्टेनेबल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री यानी स्थायी विकास पथ का संकेत देता है। हाँ, ये शॉर्ट टर्म रिस्क और लॉन्ग टर्म गोल का एक बहुत अच्छा संतुलन है। अगर हम आज की इस चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो एक बात साफ है, PML अब सिर्फ एक साधारण चुंबक बनाने वाली कंपनी नहीं रही। बिल्कुल नहीं। 366 बेसिस पॉइंट का मार्जिन विस्तार और नई भट्टी का शानदार यूटिलाइजेशन ये साबित करता है कि उनका प्लान काम कर रहा है। और भले ही रिलेस प्रोजेक्ट में देरी हो रही हो, लेकिन उनका बोर्ड गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं कर रहा। हाँ, और क्वांटम मैग्नेटिक्स तथा ग्रेन बाउंड्री डिफ्यूजन जैसी तकनीकों से वे भविष्य के बाजार के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। किसी भी लंबे समय के निवेशक के लिए सिर्फ रेवेन्यू देखना काफी नहीं है। ये देखना जरूरी है कि कंपनी भविष्य के सप्लाई चेन में अपनी जगह कैसे पक्की कर रही है। ये समझना वाकई आंखें खोलने वाला है कि कैसे एक अदृश्य तकनीक हमारी दुनिया को चला रही है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। दुनिया तेजी से स्मार्ट शहरों और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर भाग रही है, लेकिन इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार क्या है? उच्च गुणवत्ता वाले अलॉयज
और लैचिंग रिलेज। सही कहा। तो जरा सोचिए कि आने वाले दशक में वैश्विक अर्थव्यवस्था का असली नियंत्रण किसके हाथों में होगा? क्या ये ताकत उन बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों के पास होगी जिनके नाम रोज अखबारों में आते हैं? या फिर वो असली शक्ति उन कंपनियों के पास होगी जो वास्तव में इन अदृश्य और जरूरी घटकों का निर्माण कर रही हैं? क्योंकि इनके बिना तो दुनिया का कोई भी स्मार्ट उपकरण काम ही नहीं कर सकता। ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य की अर्थव्यवस्था में सप्लाई चेन का संतुलन किस तरफ झुकेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की अपनी ये इन डेप्थ चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इस अदृश्य लेकिन महत्वपूर्ण दुनिया के बारे में विचार करते रहिए।